हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने ऑलरेडी 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस थी और आगे हम कौन सी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं। सो वी वर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have already studied 2 types of chemical reaction, that were combination reaction, and second one was decomposition reaction. Just for a short revision, I am telling you what is combination reaction. In combination reaction, 2 or more reactants combine to form a product. What is decomposition reaction? In decomposition reaction, one single product get splitted into 2 or more products. Okay, so combination reaction में क्या होता था, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते थे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता था 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। सो होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। One more type of reaction is there, oxidation and reduction. हमारे सिलेबस में ये 5 टाइप की रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ना है। 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 हमें आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और भी बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमने सब टाइप में पढ़ लिया था कहीं पर। तो इस टाइप से बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, पर ये 5 मेन रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसमें से हमने 2 रिएक्शंस कर ली हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए हम एक सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड टेक 10 milliliter ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इन दिस टेस्ट ट्यूब हमने 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, एंड आफ्टर दैट टेक आयरन नेल। टेक आयरन नेल। जनरली हम 2, यहां पर 2 आयरन नेल ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, यहां पे कितना डिप करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, पर हम 2 ले लेते हैं। यहां पे हम 1 डिप करेंगे और 1 बाहर रखेंगे कंपैरिजन के लिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहां पर 2 डिप करवाया है ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा हो, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। यहां पे हम ले रहे हैं 2 आयरन नेल। टेक आयरन नेल, आफ्टर दैट क्लीन दिस आयरन नेल। क्लीन आयरन नेल with sandpaper. ओके, हम क्यों क्लीन कर रहे हैं आयरन नेल को सैंडपेपर से? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम की एक्टिविटी कर रहे थे तो वहां पर भी मैग्नीशियम को जलाने से पहले हमने उसको सैंडपेपर से रब किया था, क्लीन किया था। ऐसा क्यों करते हैं हम? वहां पे भी मैंने रीजन बताया था। यहां पर हम इसलिए ऐसा करते हैं
किसी भी एलिमेंट या मेटल को रिएक्शन के पहले क्लीन इसलिए करते हैं ताकि अगर वो एनवायरमेंट से, एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट कर लिया हो तो उसके ऊपर अगर कोई कोटिंग आ जाती है तो उसको हट जाए। यहाँ पे आयरन के केस में क्या होता है, आयरन एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्टिंग फॉर्म कर लेता है, तो उस रस्टिंग को हटाने के लिए हम उसे क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। यहाँ पर सैंड पेपर यूज होता है। सैंड पेपर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सैंड पेपर पेंसिल को शार्प करने के लिए या फिर पंचर वगैरह, साइकिल पंचर की दुकान में भी आपने देखा होगा, उसको रब करने के लिए सैंड पेपर यूज होता है। नेक्स्ट अब क्लीन आयरन नेल। डिप आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे हमने आयरन नेल को डिप कर दिया। देखिए यहां पे कोई प्रॉपर स्टैंड बना होगा जहां से इसको थ्रेड को बांधा जाएगा, क्योंकि डिप करने के बाद हमें थोड़ी देर वेट भी करना है, तो हम कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे ऐसे डिप करने के बाद। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर हम एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, आप एक्टिविटी करेंगे तो क्या आप पाएंगे वो मैं बता रहा हूं। इतना प्रोसीजर के बाद जब आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा। यहां पर कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है, इनिशियली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर डार्क ब्लू होता है। इनिशियली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, डार्क ब्लू। और आयरन नेल का कलर आप जानते ही हैं, आयरन कैसे दिखता है। तो यहां पर क्या होगा, दो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन, डार्क ब्लू कलर विल गेट फेडेड। डार्क ब्लू कलर ऑफ CuSO4 और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल गेट फेड। फेड कहने का मतलब क्या है, वो हल्का हो जाएगा, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे कि ये नेल, आयरन नेल कैसे हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। आयरन नेल का कलर ब्राउनिश हो जाएगा। आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देखा। डार्क ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल गेट फेड एंड आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में क्या रिएक्शन हुआ वो देखते हैं। क्या रिएक्शन हुआ, हमने लिया आयरन। आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आयरन को डिप किसने करवाया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4। ये किस फॉर्म में है, ये है एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्या होता है, एक्वस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक्वस मीन्स एज इट इटसेल्फ सेज एक्वस। एक्वा मीन्स वाटर, सो डिजॉल्व इन वाटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मीन्स ये जो कॉपर सल्फेट है वो डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन बना उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस कहलाएगा। तो उस फॉर्म में हम इसको यहां पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद आयरन कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है यही हमको समझना है। यहां पे ऐसी क्या रिएक्शन हो रही है जिसके कारण डार्क ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल गेट फेड। तो देखते हैं यहां पर क्या होगा, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा, FeSO4। अब ये एक्वस फॉर्म में होगा और यहां पर हमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने देखा
In this reaction we have seen iron displaced copper from copper sulfate solution. Here we have seen iron displaced copper from copper sulfate solution. From copper sulfate solution. तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पता चल जाती है. क्या डेफिनेशन पता चल जाती है वो लिख लीजिए आप कि द रिएक्शन इन विच one element displaces another element, from its compound, ठीक है. यहां पे क्या किया था, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट दैट इज आयरन डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट दैट इज कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड दैट इज कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी और ये डेफिनेशन जो कि मैं एक्टिविटी से फॉर्म किया, वहां पे जो रिएक्शन हुई वहां से ये डेफिनेशन फॉर्म किया, तो बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा. कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं. एक एग्जांपल ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहां पर. सपोज जिंक, सेम चीज हम जिंक के साथ करते हैं. अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक के ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे टुकड़े अगर डाल दें सेम टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा वो देख लीजिए. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अगेन इट विल बी इन एक्वस फॉर्म. After reaction, it will form zinc sulfate and copper. Exactly same reaction. वहां पे आयरन रिएक्ट कर रहा था, यहां पे जिंक रिएक्ट कर रहा है. एक और एग्जांपल देखते हैं. Suppose lead is reacting with copper chloride. Lead is reacting with copper chloride. Again here lead is in solid form, copper chloride is in aqueous form. After reaction, what product we are getting? PbCl2 plus copper. ठीक है. तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है इन तीनों एग्जांपल्स को देखकर? ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, कि आयरन जिंक एंड लेड ऑल थ्री आर रिप्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. आयरन, जिंक, लेड आर डिस्प्लेसिंग कॉपर from its compound. From its compound कहने का मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड. यह हो सकता है कुछ और कंपाउंड भी हो सकता है. तो ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज आयरन, जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर. बिकॉज iron, zinc and lead are more reactive than copper. ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अब वहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन, जिंक एंड लेड कॉपर से ऊपर होते हैं. मतलब अगर रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे अरेंज किया जाए कि टॉप पे मोस्ट रिएक्टिव हो, बॉटम पे लीस्ट रिएक्टिव हो, तो आयरन, जिंक, लेड कॉपर से ऊपर होंगे. क्यों?
क्योंकि आयरन जिंक लेड ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये कॉपर के जो कंपाउंड है उनमें कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं अगर दोनों के बीच रिएक्शन होती है, जैसा कि हमने ये तीनों एग्जांपल्स में देखा। होप आपको ये क्लियर हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से आपको समझ में आ गई हो।